हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। आज का जो हमारा सेट होने वाला है जिसमें हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट एमसीक्यूज फॉर योर प्रीलिम्स एग्जाम्स 2025। और आज हमारा सेट नंबर 24 हो चुका है। तो आइए हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस और आपको उसके आंसर्स करने हैं और उस आंसर्स का लास्ट में मुझे नंबर भी बताना है कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। ये है आपका अपना चैनल जिसका नाम है सिंपली यूपीएससी, जहां आप कर रहे हो यूपीएससी की फ्री तैयारी। और ये है हमारा टेलीग्राम, जिसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे लिंक सारे डिटेल्स कुछ आपको मिलता रहेगा। आइए, पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया और मौलाना अब्दुल कलाम या अबुल कलाम आजाद उपयुक्त में से कितने लोग जेवीपी समिति में थे? एक, दो, तीन, चार। उपयुक्त में से कितने लोग जेवीपी समिति में थे? अब जेवीपी समिति, पहला क्वेश्चन बनता है कि भाई जेवीपी समिति बनी क्यों थी? जेवीपी समिति का काम क्या था? ठीक है। तो जब हम देखते हैं कि हमारे देश में भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठना शुरू होती है, तो जेबीपी समिति जैसी और दो तीन समितियां बनाई जाती है, जैसे धर आयोग बनाया जाता है, जैसे जेबीपी समिति बनाई जाती है, जिससे कहा जाता है कि आप लोग जरा इस पर जांच करिए और जांच करके हमें इस बात का आंसर दीजिए कि भाई क्या हम इस आधार पर अपने राज्यों को बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते। तो जेबीपी समिति में जे का मतलब, वी का मतलब और पी का मतलब जब आप देखते हो तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाता है सी, यानी कि देशी रियासतों को का शेष भारत में एकीकरण विशुद्ध रूप से अस्थायी व्यवस्था थी, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे यहाँ परमानेंट नहीं हो पा रहा था। ठीक है। इस देश में विभिन्न भागों में विशेष रूप से दक्षिण से ये डिमांड उठ रही थी, और साउथ से जब ये डिमांड उठना शुरू होती है तो जून 1948 में भारत सरकार ने एक एस के थर की अध्यक्षता में क्या बनाया बेटा? भाषीय प्रांत आयोग, जिसका नाम था थर आयोग। ठीक है। और आयोग की रिपोर्ट 1948 में आती है और वो साफ साफ मना कर देते हैं कि किसी भी राज्य का जो पुनर्गठन होगा, ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन होगा, वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, बेसिस ऑफ लैंग्वेज पे नहीं होना चाहिए, बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। इससे अत्यधिक मतलब इससे इससे लोगों के अंदर बहुत बहुत प्रकार के विभेद फैल गए कि नहीं भाई हम ये सब नहीं मानते हैं। फिर कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, जिसमें आपके जे मतलब जवाहरलाल, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल और पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया जी लोग शामिल थे। और इन लोगों से कहा जाता है कि भाई आप लोग फिर से जरा जांच कर लो। तो इनकी रिपोर्ट आती है अप्रैल 1994 में, और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया गया कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग क्या होना चाहिए? भाषा का आधार होना चाहिए। और ये अंतिम तक यही हुआ है, लेकिन लास्ट वाले में जब आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश बनता है, उसके बाद ये लोग कहते हैं कि भाई हम भाषा के आधार पर तो चलो राज्य बन गया तो बना दो, लेकिन एक भाषा एक राज्य पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। आंध्र प्रदेश के गठन के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था भाई? किसकी मृत्यु हुई थी? मृत्यु होने के बाद ही क्या बनता है? आंध्र प्रदेश का जन्म होता है। तो भैया जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया तो जेवीपी कमेटी में थे, आपको पता ही है। ठीक है। महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ किया नहीं था। बचे पोट्टी श्री रामू, पोट्टी श्री मुल्लू जी जो है, वो आंदोलन पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं, और उस अनशन में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण जो 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 आम जनता होती है उसमें आक्रोश की स्थिति आ जाती है। और उस आक्रोश की स्थिति के चक्कर में इनको ये कदम उठाना पड़ता है। 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य का गठन करना पड़ जाता है, और मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को पृथक कर आंध्र प्रदेश का गठन यहाँ पर कर दिया जाता है। इसके लिए एक लंबा विरोध आंदोलन होता है, जिसके अंतर्गत 56 दिनों तक की भूख हड़ताल के बाद एक कांग्रेसी कार्यकर्ता पोट्टी श्री मुल्लू का निधन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर ये काम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ बेटा। कथन नंबर 1 कहता है कि भैया आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप से इसका आचरण निषिद्ध करता है। और कथन नंबर 2 कहता है अस्पृश्यता शब्द को ना तो संविधान और ना ही अधिनियम में पारित किया गया है। दोनों कथनों में आपको विचार करना है और बताना है कि कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कौन पहला और दूसरा सही है।
दूसरा पहले की व्याख्या करता है। पहला दूसरा दोनों सही है, लेकिन दूसरा पहले की व्याख्या नहीं करता है। पहला सही दूसरा गलत है, दूसरा सही पहला गलत है। तो यहाँ पर जब आप पहला सेंटेंस देखते हो बेटा, तो यहाँ पर आप देखते हो कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा है। भाई यही तो लिखा है कि आप जो है उसका अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करोगे। तो अनटचेबिलिटी को जब हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए नियम बना रहे हैं, उसमें हम बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो एक कानूनी अपराध होगा, एक पनिशेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, तो ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन जब हम सेकंड की बात करते हैं तो सही सेकंड भी है, लेकिन पहले की व्याख्या नहीं करता है। तो 1976 में जब हम अनटचेबिलिटी की बात करते हैं तो उसका एक अधिनियम बनता है 1995 में। हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, संशोधन कर दिया, और इसे नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 दिया गया। इसके विस्तार का जो इसका विस्तार है, इसका जो डेवलपमेंट होता है, वो कर दंडिक उपबंध और सख्त बनाए गए, मतलब और इसको कठिन बनाया गया, और इसमें टैक्सेस वगैरह रखे गए कि भाई अगर कोई ऐसा करता है तो उसे ये सारी चीजें देनी पड़ेगी। जैसे अनटचेबिलिटी में अगर आप करोगे तो आपको जेल भी हो सकती है, और साथ साथ आपको जुर्माना भी लगेगा। तो दोनों बातें यहाँ पर हो सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाई संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का व्यवस्थित रूप भी कहा जाता है, तथा यह ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत आदि में प्रचलित है। राइट, कनाडा आदि में प्रचलित है। और दूसरी ओर राष्ट्रपति सरकार को गैर उत्तरदायी या गैर संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है, और यह प्रचलित है। कहाँ कहाँ पर प्रचलित है, तो देखो ब्रिटेन, जापान, कनाडा हो गया। अब बात कर रहा है कि जहां पर ऐसी सरकार है कि वहां पर राष्ट्रपति के द्वारा चीजें चलाई जाती हैं। तो अमेरिका, ब्राजील, रूस और श्रीलंका निम्नलिखित में से कितने सही हैं। जब हम गैर उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं या राष्ट्रपति सरकार की बात करते हैं, तो यहाँ दिक्कत क्या आती है बेटा, यहाँ दिक्कत आती है कि जब हम संसदीय सरकार की बात करते हैं तो ये एक कैबिनेट के द्वारा संचालित होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। सरकार का मिनिस्टर रूप भी इसे कहा जाता है। या ब्रिटेन, जापान, कनाडा और भारत आदि में प्रचलित है, तो बिल्कुल सही है। और दूसरी ओर गैर संसदीय, जो गैर उत्तरदायी सरकार होती है या गैर संसदीय या निश्चित सरकार होती है, वो राष्ट्रपति के द्वारा चलाई गई सरकार होती है। यानी कि राष्ट्रपति सरकार, जहां राष्ट्रपति सुप्रीम होता है, हेड ऑफ स्टेट होता है, रियल हेड ऑफ स्टेट होता है, वहां पर ऐसी बातें घटित होती हैं। और ऐसा अमेरिका में आपने देख रखा है, ब्राजील में देख रखा है, रूस और श्रीलंका में भी आपने देख रखा है। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय पर संघ और राज्य दोनों कानून बनाते हैं और राज्य का कानून राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए सुरक्षित होता है, तो उसे राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है, तो कानून प्रभावी होगा। तो कौन सा कानून प्रभावी होगा, संघ कानून, राज्य कानून, दोनों कानून समान रूप से प्रभावी होंगे, या यह प्रश्न न्यायालय पर निर्भर करेगा। एक अच्छा क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। अच्छा क्वेश्चन। भाई सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, कह रहा है कि संघ सूची को राज्य या समवर्ती सूची के ऊपर रखा गया है, और समवर्ती सूची को राज्य सूची के ऊपर रखा गया है। ठीक, तो जब संघ सूची की बात आती है, तो संघ और राज्य सूची के बीच में जब टकराव की स्थिति होती है, तो संघ सूची भी क्या होती है, वैलिड होती है, क्योंकि जो बड़ा होगा माना उसी का जाएगा, चाहे छोटा कितना भी सही हो। यही व्यवस्था संघ सूची और समवर्ती सूची के मामलों में भी यही स्थिति होगी। और समवर्ती एवं राज्य सूची के संघर्ष की स्थिति में पूर्व वाली स्थिति ही मान्य होगी। यदि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्रीय कानून एवं राज्य कानून में संघर्ष की स्थिति आ जाए, तो केंद्रीय कानून राज्य कानून पर प्रभावी हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में राज्य का कानून प्रभावी होगा, लेकिन संसद भी इस पर कानून बना सकेगी अगर राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे देता है तो। अब आ जाओ, कुछ करंट के क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। तरलता कवरेज अनुपात, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, एलसीआर का जो 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 मेन मोटिव है वो क्या है, बैंकों की दीर्घकालिक संकट में दिवालियापन होने से सुरक्षा करना, वाणिज्यिक संकट में उच्च गुणवत्ता वाली
तरल परिसंपत्ति की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ठीक है। अल्पकालिक संकट में उच्च गुणवत्ता वाली तरलता को क्या करना, परिसंपत्तियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। और इंटरनेट बैंकिंग लेन देन में डिजिटल धोखाधड़ी को रोकना। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका जो है बैंकिंग सेक्टर से है, जहां आपसे कह रहा है तरलता। तरलता का मतलब जो कैश फ्लो है। ठीक है। तरलता का मतलब यहाँ क्या है, आपका जो कैश फ्लो है उसका मतलब, उसके बारे में यहाँ पर आपसे बोल रहा है। तो जब आप कैश फ्लो की बात करते हो बेटा, कि कैश फ्लो सर कहाँ से कैसे बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब आप कैश फ्लो की बात करते हो, तो यहाँ पर ये तीसरा आंसर बिल्कुल सही है, जिसमें हम 2008 की वित्तीय मंदी के बाद बेसल समिति ने इसे लागू किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसने लागू किया था, राइट, किसने लागू किया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। क्लियर। दूसरा, उच्च गुणवत्ता वाली परिसंपत्ति रखे जिन्हें तत्काल नगद में बदला जा सके, ताकि वो 30 दिनों की वित्त तनाव स्थिति का सामना कर सके, या दिवालियापन होने से रोके, ब्याज दर को बढ़ा, मतलब ब्याज दर का विनिमय कर सके, या साइबर धोखाधड़ी रोकने से संबंधित नहीं है। ठीक है। तो इसमें ये जो जो पॉइंट्स आपको दिए गए थे, ये पॉइंट्स यहाँ पर एड ऑन नहीं है। ये बस इतना करता है कि जो आपकी उच्च गुणवत्ता वाली जो तरल तरल परिसंपत्ति है, जो लिक्विड एसिड है, जो हाई क्वालिटी लिक्विड एसिड है, उनको कहता है कि उनको आप बचा करके रखिए, अपने बैंक में पर्याप्त मात्रा में रखिए, कि कल को आपको कहीं जरूरत लगती है तो आप फटाक से उससे जो है अपना कैश उसको कन्वर्ट कर सके, उसको अपने कैश में कन्वर्ट कर सके, राइट। चलो, एस एस पी जी स्पूफिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है भाई। या नेविगेशन सिस्टम को धोखे से धोखा देने के लिए नकली सिग्नल भेजने के लिए क्षमता रखता है, यह जीपीएस जैमिंग के समान है, और यह विमान के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम को प्रभावित करता है। और इसका उपयोग रूस यूक्रेन के संघर्ष के दौरान किया गया था। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, फैक्चुअल क्वेश्चंस। ठीक है। राइट। बोलिए। ऐसे ही क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो जब हम जीपीएस स्पूफिंग की बात करते हैं, तो जीपीएस स्पूफिंग क्या करता है बेटा, नकली सैटेलाइट सिग्नल भेजे जाते हैं और नेविगेशन सिस्टम को गुमराह किया जा सकता है। और इसका उपयोग रूस और यूक्रेन के सैन्य नागरिक नेविगेशन को प्रभावित करने के लिए किया गया था, या विमानों के फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम और ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे उड़ान सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और जीपीएस स्पूफिंग और जीपीएस जैमिंग एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है, दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना। जब हम जैमिंग में सिग्नल को रोक लेते हैं, जबकि स्पूफिंग में क्या करते हैं, सिग्नल को गलत बना देते हैं। मतलब सिग्नल को क्या करना होता है, एक जगह हम सिग्नल को रोकते हैं, जैसे हम जब जैम करते हैं ना, जब हम जैमिंग करते हैं, जैमिंग, तो जैमिंग में हमने क्या किया, किसी भी फंक्शन को रोक दिया कि भाई अब इस रेंज के बाहर कोई भी कनेक्शन नहीं जाएगा। लेकिन जब हम स्पूफिंग करते हैं तो स्पूफिंग में क्या होता है कि हम जैसे यहाँ खड़े हैं, तो हम यहाँ का लोकेशन ना दे करके हम यहाँ का लोकेशन दिखाना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग, कि मैं खड़ा अभी लखनऊ में हूँ लेकिन मेरा सिग्नल कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं। तो दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। और ये सेना में काफी भयंकर रूप से होता है, ताकि कोई लोकेशन ना कवर कर पाए। सॉफ्ट रिलीज प्रोटोकॉल वन्य संरक्षण में मुख्य रूप से किस उद्देश्य से जुड़ा होता है, बताइए। चिड़ियाघर में पाले गए प्रजातियों में आनुवंशिक विविधता बढ़ाना, कैद में पाले गए जानवरों को जंगल में छोड़ने से पहले उन्हें अनुकूल करना, पशु आबादी में जेनेटिक जो जेनेटिक बीमारियों का फैलाव को रोकना, या फिर संरक्षित क्षेत्रों में शिकार क्या कहते हैं उसको, गतिकी की निगरानी करना, बताइए। बताइए।
क्या कर सकते हैं? बताइए जी। चलिए बताऊं। तो जब आप सॉफ्ट रिलीज प्रोटोकॉल की बात करते हो बेटा, तो ये उन प्रजातियों के लिए अपनाई जाती है जिन्हें कैद में पालने के बाद उनके प्राकृतिक आवास में फिर से छोड़ा जाना होता है। जैसे आप किसी को क्या कर रहे हो, किसी जानवर को आपने पाला, अपने कैद में रखा, उसमें पाला, पालन पोषण किया, तत्पश्चात आप उसको क्या करते हो, फिर से उसे जंगल में या किसी ऐसे अनुकूल स्थान पर छोड़ देते हो। इसके तहत जानवर को सीधे जंगल में आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि भाई जैसे मान लो आपने कभी लड़ाई जीवन में देखी नहीं है, कभी नहीं देखी है, अब मैं आपको डायरेक्ट कहीं लड़ाई हो रही हो वहां खड़ा कर दूं तो आपके पैर हाथ सब कांपने लगेंगे, आप बेहोश हो जाओगे। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक एक बैलेंस्ड इन्वायरमेंट में उनको छोड़ते हैं, तो वो बैलेंस्ड इन्वायरमेंट के रिलीज में रहते हैं, और वैसा इन्वायरमेंट जब वो समझते हैं कि भाई वहाँ का वहाँ की क्लाइमेट क्या है, वहाँ का जो लैंड है वो कैसा है, वहाँ का जो फूड सिस्टम है वो कैसा है, तो ऐसी परिस्थितियों से जब वो नॉर्मल हो जाते हैं, देन उनको छोड़ा जाता है। 2026 में पिंजौर से महाराष्ट्र भेजे गए गिद्धों में इसका उपयोग किया गया, और यह प्रक्रिया तनाव को क्या करती है, रिलीज कर देती है, कम कर देती है, और प्राकृतिक व्यवहार को बढ़ावा देती है, और जीवित रहने की संभावना को बेहतर बनाती है। मैग्नीशियम हाइड्रा का उपयोग करने वाले एक हाइड्रोजन आधारित विस्फोट उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। भैया यह उपकरण किस लिए काम आता है, तो यह उपकरण नियंत्रित ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए हाइड्रोजन को उच्च घनत्व पर संग्रहित करने हेतु मैग्नीशियम हाइड्रा का उपयोग करता है। इसका विस्फोट दबाव टीएनटी से लगभग 40% अधिक होता है। यह एक दीर्घकालिक ऊष्मीय जलन उत्पन्न होती है जिससे विनाशकारी क्षमता बढ़ती है। मैग्नीशियम हाइड्रा के को सैन्य ये क्या कहते हैं, सैन्य प्रौद्योगिकी जैसे ड्रोन और पनडुब्बियों में स्वच्छ ऊर्जा उपयोग के लिए भी खोजा जा सकता है। भैया क्या सही है इसमें, जब हम मैग्नीशियम हाइड्रा की बात करते हो, जब आप मैग्नीशियम हाइड्रा की बात करते हो बेटा, तो पहला, तीसरा और चौथा कथन बिल्कुल सही है। कहता है कि हाइड्रा जो है हाइड्रोजन का एक उच्चतम घनत्व, उच्चतम डेंसिटी पर क्या होता है, उसको उसको कलेक्ट करने का, उसको संग्रहित करने की क्षमता होती है, जिससे यह विस्फोट और ऊर्जा दोनों प्रकार के अनुप्रयोगों के उपयोगी होते हैं। यह हाइड्रोजन आधारित उपकरण एक दीर्घकालिक ऊष्मीय जलन उत्पन्न करते हैं, और जिससे इसकी विनाशक क्षमता क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है। इसके अतिरिक्त मैग्नीशियम हाइड्रा को सैन्य हरित प्रौद्योगिकी जैसे ड्रोन और पनडुब्बियों में भी हम क्या करते हैं, पनडुब्बियों में वो क्या कहते हैं, स्वच्छ स्रोतों के रूप में उपयोग हेतु खोजा जा रहा है। हालांकि कथन दो गलत है। इस उपकरण का विस्फोट दाब टीएनटी का केवल 40% होता है, तथा यह झटके की तीव्रता से के लिहाज से कम शक्तिशाली होता है। ठीक। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। क्या कथन है भाई, सऊदी अरब भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि भारत सऊदी अरब का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, और सऊदी अरब ने ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की निवेश प्रतिबद्धता की है। ठीक है। और भारत ने सऊदी अरब में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो कितने कथन यहाँ पर आपको सही देखने को मिलते हैं, बताइए। While India is the third largest trading partner in Saudi Arab, ठीक है, सऊदी अरब हैज मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ यूएस डॉलर 100 बिलियन in areas such as energy, infrastructure, health and technology. India has invested US 10 billion US dollar in Saudi Arabia. तो
बेटा क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल सही है भाई। भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और सऊदी अरब ने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश यहाँ पर किया हुआ है। सऊदी अरब में भारत का निवेश 10 बिलियन डॉलर नहीं है, 3 बिलियन डॉलर, 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। प्लीज अपने स्कोर कमेंट्स में करिए, ठीक है। और जो भी आपको असाइनमेंट दिए जा रहे हैं उसको जरूर फॉलो अप करिए कि अब आपके पास केवल और केवल रिवीजन का टाइम बचा है। तो भैया जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो, जितना इसलिए बोल रहा हूँ ना कि मैक्सिमम जितनी क्षमता है उतना कर डालो, ठीक है। अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो, नहीं करना है फिर तो थोड़ा बहुत भी करोगे तो 1-2 साल में तो हम कर ही ले जाएंगे, है ना। अगर इसी साल मंशा है कि भैया करना है तो तैयारी करो, अच्छे से करो, रिवीजन करो, पढ़ो पढ़ो, जो भी पुराना पढ़ा है उसको रट डालो, याद कर डालो। अब बिल्कुल भी उसमें लापरवाही करने की आवश्यकता नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। हम मिलते हैं आपसे कल इसी समय इसी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।